पेशे से वकील हैं, लेकिन एक समय पे सीफेलोजिस्ट भी रहे और राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ उठक पटक चलती है, उसके क्या मायने होते हैं, बड़े करीबी से समझते हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी दिन गुजार चुके हैं और राजनीतिक पहलुओं को बड़े करीबी से समझते भी हैं। उससे थोड़ा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है संजय सिंह जी। कैसे देख रहे हैं इस राजनीतिक उठल पटक के बीच जो है क्या गेम चल रहा है, इस गेम के पीछे के क्या मायने आप समझ रहे हैं? आप इसे राजनीति ना कहें। मैंने आपसे पहले भी बारंबार इस बात को कहा है कि भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। हम जिसे राजनीति कहते हैं वो राजनीति एक्चुअली है नहीं, और ये हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है इस वक्त जो हम इसे राजनीति के रूप में देख रहे हैं। देखिए 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। सबसे बड़ी हार जो बीजेपी ने झेली थी वो महाराष्ट्र में झेली थी शरद पवार के हाथों। उन्होंने शिवसेना को जीते हुए गठबंधन से अलग करवा के और कांग्रेस को साथ लेकर सरकार बनाई थी। उस वक्त जो दरार थी शिवसेना के बीच में और बीजेपी के बीच में, वो दरार ठाकरे परिवार को समझ में आ रही थी। धीरे धीरे करके बीजेपी बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना को खाने का काम कर रहे थे। तो उस वक्त पे उन्होंने अलग होने का, और उनके शब्द ऐसे थे, उनका अहंकार ऐसा था बीजेपी का कि शिवसैनिक उससे आहत हो रहे थे और बाला साहब का परिवार भी आहत हो रहा था। तो उन्होंने ये एक नया गठजोड़ बनाया। सरकार सक्सेसफुल चल रही थी, लेकिन आप जानते हैं बम्बई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है। जितना पैसा दिल्ली पे है इसका कई 100 गुना पैसा बॉम्बे में, थैली तो वहाँ रखी हुई है। तो वो थैली हाथ से निकलने के बाद बीजेपी को पूरे देश में राजनीति जिस तरीके की वो कर रही है उससे प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसे कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन मैं इस वक्त पे ये मानकर चलूँगा कि ठाकरे परिवार की कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ के ऊपर और उनकी जागरूकता के ऊपर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में असंतोष अंदर पनप रहा था और वो इसे भांप नहीं पाए। तो ये उनकी अपनी गलती और कमी रही है। और अब भी जो है जो भाव मूल तोल चल रहा है, तुम आ जाओ, वो कहते हैं बीजेपी के साथ सरकार बना लो, ये कहते हैं तुम आ जाओ तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये सब भाव मूल तोल चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इससे हो क्या रहा है कि 24 के इलेक्शन के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं हमाम में सब नंगे वो होते जा रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि इन सब खेल में उठा पटक के बीच भारतीय जनता पार्टी का कोई अहम रोल? सारा का सारा रोल ही उनका है। जब इन लोगों ने कहा, एक नाथ शिंदे जी ने कहा, तो उन्होंने इसी बात के लिए कहा कि बीजेपी के साथ सरकार बना लो, हम आपके साथ हैं। अब वो डिक्टेट करेंगे। उस वक्त वो क्यों चले गए थे? तो कुछ मिल गया होगा, कुछ दबाव पड़ गया होगा, कुछ संपर्क सध गए होंगे। थैली बहुत बड़ी है बीजेपी के पास, देने के लिए बहुत सारे पद हैं, और सरकार अगर किसी तरीके से गिरती है तो बम्बई जो है उन्हें एक नाथ शिंदे की सरकार नहीं बनवानी, उन्हें शिवसेना की सरकार नहीं बनानी। उन्हें किसी भी तरीके से बम्बई के ऊपर शरद पवार का और बाला साहब ठाकरे के परिवार का प्रभुत्व कम करना है। बस इतना मकसद है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि शिवसेना की जो पार्टी रह गई है इस वक्त में हिंदुत्व के मुद्दे से जो काफ़ी भटकती हुई नजर आई, इसलिए काफ़ी लोग नाराज। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शिव सैनिकों बाला साहब ठाकरे ने जो ये बनाई थी शिवसेना, ये उस वक्त पे पूंजीपतियों की बात कर रही थी और मराठा हितों की बात कर रही थी। मराठे जो हैं बम्बई पे मराठों का कब्जा नहीं है। जैसे एक टाइम पे कलकत्ता पे बंगालियों का कब्जा नहीं था, मारवाड़ी बनियों का कब्जा था, ऐसे ही ये जो है बम्बई है इसके ऊपर मराठियों का कब्जा नहीं है, इनका तो बाहुबल है। थैली के ऊपर जो कब्जा है वो गुजराती काठियावाड़ी बनियों का है। तो उन्हें भी बहुत बेचैनी थी, क्योंकि अब सिस्टम पे कब्जा करने का नंबर आ रहा है, पूरे सिस्टम पे कब्जा करने का। सेना में भी छेड़छाड़ शुरू कर दी है इन लोगों ने। तो अब अग्रवाल स्वीट्स इतनी पावरफुल हो गई है, पर इसका एक खतरनाक पहलू ये है कि अगर बॉम्बे में इस तरीके से कोई उठा पटक होती है तो वहाँ की दो एस्टेब्लिश पावर्स, शरद पवार प्लस बाला साहब का परिवार, ये दोनों के दोनों स्टॉलवर्ड्स थे वहाँ की राजनीति के, और इन्होंने कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटा। तो ये कमी इन लोगों की कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा असंतोष भड़क जाने दिया, पनपने दिया, और ये उस पर नज़र ना रख पाए, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर उद्धव की सरकार अगर गिर जाती है तो आगे का क्या आप देख रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए शिवसेना की जो संरचना है, जो संगठन है,
वो उसकी जड़ें जो हैं एक आम आदमी के मानस में हैं। अगर ये लोग एक होकर ये मानस खड़ा हो गया तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और अगर ये टूट गया, ये जड़ें ख़त्म हो गई, तो इन लोगों को आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। एकनाथ शिंदे जो हैं वो अगर अपने कामयाब हो जाते हैं इस योजना में, तो जो नारा लगता है जय महाराष्ट्र, वो जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का प्रभुत्व, जय महाराष्ट्र का प्रभुत्व, मराठों का प्रभुत्व, वो आप समापन की ओर समझें। एक नाथ जो शिंदे हैं, आप क्या वजह मानते हैं बगावत की? उनके दो नाथ हो गए, वो एक नाथ ना रहे। एक नाथ रहते तो बाला साहब के साथ के परिवार के साथ रहते, उद्धव ठाकरे के साथ रहते। उनके दो नाथ हो गए, एक उधर हो गए उद्धव ठाकरे और दूसरे नाथ ये हो गए मोदी जी और अमित शाह। तो अब तो वो दो नाथ वाले हैं, उन्हें एक नाथ क्या करेंगे, आप तो दो नाथ कहिए, दो नाथ शिंदे। तो अगर वो कामयाब हो गए तो भारत की राजनीति में अपोजिशन को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शरद पवार अपने आप में एक बहुत बड़े चैलेंजर के रूप में उभर कर आए थे। और 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी अपने तमाम रिसोर्सेज लगाएगी, तमाम षड्यंत्र रचेगी, तमाम तरीके के काम करेगी शरद पवार को कमज़ोर करने के लिए। तो आप क्या मानते हैं इस वक्त जो है गेंद किसके पाले में आप मान रहे हैं, किसको अब क्या करना चाहिए? आखिर में कितनी भी शटल कॉक उछले, आनी तो जनता के ही पाले में है। तो मुझे संभावना इस बात की ज़्यादा लग रही है कि जाती हुई सरकार ऐसा कर सकती है कि वो विधानसभा भंग करवाए। वैसे गवर्नर इन्हीं का बैठा हुआ है वहाँ, हो सकता है कि वो मौका दे एक नाथ शिंदे को, दो नाथ शिंदे को। तो संभावना वैसे संवैधानिक रूप से इसी बात की ज़्यादा लग रही है कि अगर मामला हाथ से निकल रहा होगा तो विधानसभा भंग करके ये जनता के बीच में आ जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक का जो है पहुंच चुका है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो विधायक बगावत कर रहे हैं उसके चुनाव लड़ने पर जो है करीब करीब 5 साल तक के लिए रोक लगा दिया जाए। क्या ऐसे मतलब ठीक रहेगा या फिर क्या इसमें कानूनी प्रक्रिया कहता है? देखिए, हमारे यहाँ ये है सीधी सी बात जो आप मानकर चलें, अगर एक व्यक्ति दल बदल करता है तो वो अपराधी है, लेकिन अगर 1/3 करते हैं तो वो जो है परमिसिबल है भारत के कानून में। तो अब ये गिनती के ऊपर होगा, अगर ये गिनती में 1/3 से कम होंगे तो इन पे कार्रवाई हो जाएगी। और जहाँ तक चुनाव लड़ने के अधिकार के ऊपर बात है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ज़्यादा ज़्यादा उनकी सदस्यता भंग हो जाएगी, वो पार्टी से निकल जाएंगे, उनका वोट वहाँ कैंसिल हो जाएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उनके चुनाव लड़ने पे सुप्रीम कोर्ट कैसे कह देगी कि साहब कि ये भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर ये प्रार्थना लेके कोई सुप्रीम कोर्ट आया तो ये खारिज समझें प्रार्थना, इसे किस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट परमिसिबल करेगी। तो अब लग रहा है कि शिवसेना वहाँ, हाँ, खतरे में तो है, सरकार खतरे में है, पर शिवसेना खतरे में हो ये और ज़्यादा बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है ना, सरकार तो सरकार, अब शिवसेना भी खतरे में। हाँ, शिवसेना भी खतरे में। मैंने आपको बताया जो मानस है, अगर ये मराठी मानुस उभर के आया तो एकनाथ शिंदे को अपने घर से नहीं निकलने देगा भाई। इन बागी विधायकों का राजनीतिक हत्या हो जाएगी इनकी, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे राजनीतिक रूप से, क्योंकि वहाँ पे किसी एक के कहने पे हिसाब किताब नहीं चल रहा है। वो ताकत बनी है मराठी मानुस से, और अगर ये इस तरीके से ख़त्म होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि फिर बम्बई में मराठी मानुस की आवाज़ बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी और गुजराती और काठियावाड़ी बनी है जो है वो राजा हो जाएंगे एक छत्र वहाँ। तो अभी क्या देख रहे हैं आप? रस्साकशी चल रही है, देखते हैं, आप भी देखिए। संभावना इसी बात की है कि शायद बाला साहब का प्रभाव फिर से बढ़े और बाला साहब जो हैं उनका जो कर्म है और जो उनका संदेश रहा है शिव सैनिकों के लिए कि बम्बई मत खोना, तो हो सकता है कि वो लोग एकजुट हो जाएं, इन विधायकों को सामाजिक प्रेशर से तोड़ लें। तो अभी देखते हैं। चलिए, तो इस बात पे लगातार सवाल हो रहे हैं और इस बात पे लगातार जो है
चिंतन मंथन किया जा रहा है कि अब आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर में होने क्या वाला है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें जो चल रही हैं, खबरें तो यही चल रही हैं कि महाराष्ट्र की सरकार हो सकती है कि ज़्यादा समय तक ना टिक पाए, वक्त पे छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल आज खबरें जो हैं इसी बात पे लगातार बनी हुई हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल कितना ही जुड़े रहे हमारे साथ, न्यूज़। धन्यवाद।